फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरेका एकेडमी। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीजीटी डीएसएसबी के लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है हार्मोन्स। हार्मोन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग हर एग्ज़ाम में डीएसएसबी का हो, केवी का हो या कोई अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस हो, वहाँ पर स्टेट पीजीटी के वहाँ से भी क्वेश्चंस हमेशा इससे आते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जहाँ से हार्मोन्स निकलेंगे। तो अगर हम आपसे बात करें कि हार्मोन्स, अच्छा और नीचे यहाँ पे हार्मोन्स, सभी लोगों ने, आप लोगों ने हार्मोन्स के बारे में सुना होगा। तो एग्जैक्टली जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एक नॉन न्यूट्रिएंट्स लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं, जो एक तरह से केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हार्मोन्स क्या होते हैं तो आप कहेंगे हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स लो मॉलिक्यूलर वेट केमिकल मैसेंजर्स। दूसरी चीज, हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? तो हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो एक पार्ट से बॉडी के निकल करके बॉडी के दूसरे पार्ट को इंड्यूस करते हैं या उसको इनहिबिट कर सकते हैं, उसके फंक्शन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव उसको फंक्शन को उसके कर सकते हैं। हार्मोन्स का हमारे लाइफ में, एनिमल के लाइफ में, प्लांट के भी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हार्मोन्स इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए और ब्लड प्रेशर को, हमारी बॉडी टेम्परेचर को, इन सब को रेगुलेट करने के लिए भी हार्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो हम लोग अगर बात करते हैं कि हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं तो क्लियर कट बात होती है कि हार्मोन्स निकलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ये होता है कि ऐसी ग्लैंड्स जो डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस ग्लैंड को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब बात आती है कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं। तो हम ध्यान देते हैं यहाँ पर कि हमारी बॉडी में अगर हम ध्यान देते हैं तो एक हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हमारी होती है पीनियल ग्लैंड, हार्ट के पास में हमारे पास होती है थाइमस ग्लैंड, स्टमक के पास हमारे पास होती है पैंक्रियाज, दोनों किडनी के ऊपर हमारे पास होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो ये हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हमारे जो गले में होती हैं यहाँ पर दो ग्लैंड्स होती हैं। एक का नाम होता है थायराइड ग्लैंड और इसके पीछे 4 या 6 ग्लैंड हो सकती हैं, इसको हम लोग कहते हैं
पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो दो ग्लैंड जो होती हैं हमारे ब्रेन में होती हैं, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। ये दो ग्लैंड हमारे ट्रैकिया के ऊपर होती हैं, श्वास नली के ऊपर होती हैं। ये हमारा हार्ट के पास में होता है। पैंक्रियाज हमारा स्टमक के पास होता है। ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में खुलता है ये। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होती है। और टेस्टिस को हम लोग मेल गोनेड्स कहते हैं, जहाँ से हार्मोन्स भी निकलते हैं। और ओवरी को हम लोग फीमेल गोनेड्स कहते हैं, जहाँ से हार्मोन्स निकलेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी और टेस्टिस, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स विच सिक्रीटेड हार्मोन्स। इनमें कुछ मिक्स्ड ग्लैंड भी होती हैं। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है कि ऐसी ग्लैंड जिनमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की प्रॉपर्टी हो, यानी कि जो डक्ट और डक्टलेस दोनों होती हैं। अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इन सब से कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पर निकलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है और ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास में ये स्थित होती है। एग्जैक्टली होता क्या है कि हाइपोथैलेमस के पास में एक बोन होती है जिसको आप लोग कहते हैं स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन, इस स्फेनॉइड बोन में एक कैविटी होती है। इस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका कैविटी होती है। इस सेला टर्सिका कैविटी में ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। इस सेला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती हैं। एक बार समझ लीजिए फिर से। हाइपोथैलेमस के पास में एक बोन होती है, उसका नाम है आपका स्फेनॉइड बोन। उस स्फेनॉइड बोन में एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। उस सेला टर्सिका कैविटी में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसका वज़न 0.25 ग्राम के आसपास होता है और ये जो होती है हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये ग्लैंड जो होती है ये हमारे जितने भी अदर ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड उन सबको कंट्रोल करती है। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाएगा। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी ये स्फेनॉइड बोन में जो सेला टर्सिका कैविटी होती है उसमें स्थित होती है। इसका वज़न 2.5 ग्राम के आसपास होता है। ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है क्योंकि ये सभी और जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं उनको ये कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। अब बात आती है कि अगर ये सभी ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहा है तो इसको कौन रेगुलेट करता होगा? इसको रेगुलेट करने वाला कौन सा ग्लैंड होगा? तो एक छोटा सा ग्लैंड और होता है जिसको जहाँ पर ही स्थित होती है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक छोटा सा ब्रेन का पार्ट होता है जो कहलाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड मीन्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है बाकी सभी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। और हाइपोथैलेमस से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। एक का नाम है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने का काम करता है, स्टिमुलेट करता है। जैसे कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलेंगे और वो क्या होंगे आपके जाकर के टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे, फिर जाकर के वहाँ से हार्मोन निकलेगा। यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो LH और FSH को स्टिमुलेट करेगा। LH और FSH जाकर के फिर टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं।
ये हो जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है, एक होता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन भी कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है, लेकिन ये इनहिबिट करता है, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है। तो सोमैटोट्रोपिन एक इनहिबिटर होता है जो क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन के निकलने को रोक देता है। तो एक इनहिबिटर होता है और एक ये क्या होता है? स्टिमुलेटर होता है। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज होने को स्टिमुलेट कर देगा। जबकि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ग्रोथ हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको निकलने और कम करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन। इसलिए चूंकि ये मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है या उसको रेगुलेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। तो ये ग्लैंड इसको रेगुलेट करेगी, ये वाली ग्लैंड क्या करेगी? बाकी सभी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बाकी सभी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया है और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा गया है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। अब हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं और वहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स निकलेंगे। तो आइए हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और उनके फंक्शन। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके दो पार्ट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज टू पार्ट। एक का नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस, एक पार्ट को कहते हैं हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस, एक को हम लोग कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हैज टू पार्ट, one is called neurohypophysis and other is called adenohypophysis। adenohypophysis जो होता है वो बना होता है दो चीज़ों का, एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब से बना होता है, और ये बना होता है पोस्टीरियर लोब से। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब होते हैं, बट जैसे गाय वगैरह हो गए, अदर मैमल्स में 3 लोब्स होते हैं, पोस्टीरियर, इंटरमीडिएट और एंटीरियर। हम लोगों में ह्यूमन बीइंग में क्या हो जाता है? ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य में क्या होता है कि जो पोस्टीरियर है वो तो पोस्टीरियर ही रह जाता है, बट एंटीरियर जो होता है वो जो इंटरमीडिएट होता है वो एंटीरियर में मिल जाता है। तो इसमें इंटरमीडिएट प्लस एंटीरियर दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं? एंटीरियर लोब बना लेते हैं। तो हम लोगों में मिडल यानी इंटरमीडिएट लोब नहीं होता है, जबकि गाय भैंस वगैरह में या अदर मैमल्स में क्या होता है? एक इंटरमीडिएट लोब भी होता है। तो हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में इंटरमीडिएट लोब मर्ज हो जाता है कहाँ पर? एंटीरियर लोब में। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि हम लोगों में 2 ही लोब होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। अगर एग्जाम में आता है कि इंटरमीडिएट लोब किस लोब का हिस्सा होगा, तो आपका आंसर होगा कि इंटरमीडिएट लोब जो होगा आपका वो एंटीरियर लोब का हिस्सा होगा, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस का हिस्सा होता है, न कि ये न्यूरोहाइपोफाइसिस का होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 2 लोब हो गए, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। अब बात आती है कि एंटीरियर लोब से कितने हार्मोन निकलेंगे और पोस्टीरियर लोब से कितने हार्मोन निकलते हैं। तो एंटीरियर लोब से निकलते हैं 7 हार्मोन और पोस्टीरियर लोब से निकलते हैं 2 हार्मोन। एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स को याद करने की ट्रिक याद रखिएगा, फ्लैट पिग,
फ्लैट PGM, ये ट्रिक याद रखिएगा, फ्लैट PGM। फ्लैट का F का मतलब होता है FSH, L का मतलब होता है LH, A का मतलब होता है ACTH, T का मतलब होता है TSH, P का मतलब होता है प्रोलैक्टिन, G का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन और M का मतलब होता है मेलानोसाइट्स। इतने हार्मोन निकलते हैं कहाँ से? एंटीरियर लोब से। पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और एक का नाम है ADH। इसका पूरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या इसी का एक नाम और है वैसोप्रेसिन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पोस्टीरियर लोब से यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन निकल रहे हैं, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, एक का नाम है ADH या वैसोप्रेसिन। जबकि एंटीरियर लोब से 7 हार्मोन निकल रहे हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैं यहाँ पे सबके नाम लिख दे रहा हूँ। F का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरे का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरे का नाम है एर्नेलो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, चौथे का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पांचवे का नाम है, लिखा ही है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। 6 का नाम है ग्रोथ हार्मोन, या इसका एक और नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन STH। 7वां होता है आपका मेलानोसाइट। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सा हार्मोन एडेनोहाइपोफाइसिस हार्मोन है, कौन सा हार्मोन यहाँ पर न्यूरोहाइपोफाइसिस है। तो आपको याद रखना होगा फ्लैट PGM याद रखना होगा और OA याद रखने होगा, ऑक्सीटोसिन और ADH। अब बात आती है कि इनके अलग अलग फंक्शन क्या होते हैं। फॉलिकल का काम क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग का काम क्या होता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक का काम क्या होता है, थायराइड का काम क्या होता है, इसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आज हम लोग 2 चीज़ों की बात करते हैं। एक ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है और दूसरा ADH का काम क्या होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है, इसका जो मेन रोल देखा गया है वो फीमेल में देखा जाता है, मेल में इसका रोल अभी तक क्लियर कट नोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन कहते हैं। बर्थ हार्मोन कहा जाता है क्योंकि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसमें डिलीवरी होने वाली होती है, तो डिलीवरी के समय जो बच्चा यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए बर्थ हार्मोन जिम्मेदार होता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। और बच्चे को डिलीवरी के लिए जो इजी स्पेस और इजी कंफर्ट जोन जो देता है, वो आपको कौन देगा? ऑक्सीटोसिन देता है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहलाता है। मिल्क इजेक्शन हार्मोन मीन्स जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आएगा, उसका बर्थ हो जाएगा, तो उसको फीडिंग के लिए, भोजन के लिए उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। वो मिल्क माँ के मेमरी ग्लैंड से रिलीज़ करने का काम कौन करता है? मिल्क इजेक्शन का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। तो कुल मिलाकर के ऑक्सीटोसिन के 2 काम हो जाते हैं, बर्थ हार्मोन के रूप में और मिल्क इजेक्शन के रूप में। कभी कभी आपने देखा होगा या सुना होगा, जब कोई गाय भैंस मिल्क नहीं देती है, दूध नहीं देती है, तो उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन किस चीज़ का होता है? ऑक्सीटोसिन का होता है। उस इंजेक्शन से लगाने से गाय भैंस इजीली दूध देती हैं। और आजकल सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए
वेजिटेबल को, सब्जियों को बड़ा करने के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो भी ये अच्छी चीज़ नहीं है, इलीगल है। सरकार इस पे बैन लगा के रखा हुआ है कि ऑक्सीटोसिन बाज़ार में नहीं मिलना चाहिए। इसको हमारी बॉडी में जाने पर ये, क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, वो बॉडी को गलत तरीके से उसको प्रभावित करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है आपकी एडीएच। एडीएच का काम होता है, इसका नाम ही है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो हम लोग वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, ये वाटर पीने के बाद कहाँ पे जाता है? ब्लड में जाता है। और हमको पता है कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम हमेशा फिक्स होना चाहिए, हमेशा ब्लड का वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में मान लीजिए 4 लीटर पानी है, वाटर है, और हमने क्या किया कि 5 लीटर पानी और पी लिया, तो 5 लीटर पी लिया तो टोटल 9 लीटर हो गया, लेकिन होना कितना चाहिए? 4 लीटर। तो हमारे बॉडी में ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद ये यूरिन बन जाता है, और यूरिन जो होता है पानी को बाहर निकाल देता है यूरिन के रूप में। तो ये हार्मोन क्या करता है कि जो पानी हमारी बॉडी में आया है, वो कितना पानी ब्लड में रहेगा और कितना पानी यूरिन के फॉर्म में बाहर जाएगा, ये नियंत्रण का काम किसको दिया गया है? एडीएच को दिया गया है। तो एडीएच क्या करता है? ब्लड में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ यूरिन के फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करता है। तो याद रखिएगा, एडीएच का काम क्या हो जाता है? रेगुलेट यूरिन फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ब्लड वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ब्लड वॉल्यूम, ये काम किसको दिया गया है? एडीएच को दिया गया है। एडीएच कभी कभी जब कोई इंसान अल्कोहल ले लेता है, तो अल्कोहल ज़्यादा ले लेने पर एडीएच की मात्रा कम हो जाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अल्कोहल लेने पर एडीएच कम हो जाएगा, और जब एडीएच कम हो जाता है तो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और यूरिन जब ज़्यादा निकलेगा तो ब्लड में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, और जब ब्लड कंसंट्रेट हो जाएगा तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा पहले से बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज के बढ़ने को क्या कह देते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। याद रखिएगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो अगर नॉर्मली किसी में मान लो शराब नहीं पिया है, अपने आप अगर एडीएच कम हो गया है, तो एडीएच कम होगा, यूरिन ज़्यादा बनेगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। और अगर कोई शराब भी पी लेता ज़्यादा मात्रा में, तब भी क्या हो जाएगा? एडीएच कम हो जाएगा। एडीएच कम होगा तो ब्लड में यूरिन की मात्रा ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि यूरिन ज़्यादा बनेगा, पानी ज़्यादा निकल जाएगा, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, और उसमें डायबिटीज़ इंसिपिडाइटिस नहीं होगा, लेकिन वो कंडीशन, वो लक्षण उसमें दिखाई देते हैं जो डायबिटीज़ इंसिपिडस के पेशेंट में होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑक्सीटोसिन और एडीएच के बारे में। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हमारे जो एंटीरियर लोब से जो हार्मोन्स निकलते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, उनकी कमी से और अधिकता से कौन कौन डिजीज़ हो सकती हैं। थैंक यू, नमस्कार।